कनाडा में भारतीयों के लिए बहुत अच्छे अवसर हैं, स्पेशली अगर पिछले 4 साल की बात करें। नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं, 3,70,000 जॉब खाली पड़ी है। जी, तो उनके लिए भारतीय उन 3,70,000 जॉब्स के लिए अप्लाई करें, किस तरह की स्किल्स वहाँ यहाँ इंडियंस को उसके लिए अपने आप में करनी पड़ेंगी? तो ये पूरा प्रोसेस क्या रहता है भारतीय वहाँ जाए एजेंटों के थ्रू, कैसे वर्क वीज़ा ऑफर होता है? थोड़ा ये लोग जानना चाहेंगे, अब उनका सवाल रहेगा। तो आई स्टार्टेड माई लाइफ, मेरी जो पहली जॉब थी वो एज ए लैब टेक्नीशियन थी। जी, बिल्कुल बॉटम से कह लीजिए मैंने शुरुआत की। मेरे साथ हैं दीपक आनंद जी, कनाडा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और भारत की माटी से वहाँ गए और राजनीति में शिखर को छुआ और बहुत कुछ करना बाकी है। तो आनंद जी से विस्तार में बात करेंगे कि कनाडा में भारतीयों के लिए क्या अवसर हैं, किस तरह से इन्होंने वहाँ राजनीति में ऊंचाइयों को छुआ है और कनाडा की सरकार भारतीयों को आकर्षित करने के लिए क्या कर रही है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, और पड़ताल टीवी पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो पड़ताल टीवी देखने वालों और उससे साथ साथ पड़ताल टीवी को आप तक पहुंचाने वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा कहता हूं कि जो मीडिया है, इट इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी। हमें अगर आप लोगों तक पहुंचना हो, अगर हम वहाँ पे आमतौर पे डोर नॉकिंग करते हैं, लोगों से 1 to 1 मिलते हैं, तो 1 घंटे में हम 6 से लेके 10 लोगों तक मिल सकते हैं जी। और आपके द्वारा 1 घंटे में हम लाखों करोड़ों तक पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए आपकी कम्युनिटी सर्विस का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ पढ़ाई हुई, कैसे फिर कब कनाडा में पहुँचे आप? जी, मेरा जन्म जो है पटियाला पंजाब में हुआ था जी। और उसके बाद मैंने केमिकल इंजीनियरिंग चंडीगढ़ से की है और संयोग से चंडीगढ़ में ही जब मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, वहाँ पे जो मेरी फ्यूचर वाइफ होनी थी, जो अब मेरी करंट वाइफ है अरुणा मित्तल, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में थी। तो दैट्स वेयर आई मेट अरुणा एंड उसके जस्ट आफ्टर माय केमिकल इंजीनियरिंग वी गॉट मैरिड। 1 साल बाद ही हमारी शादी हो गई थी और उसके बाद मेरी जो पहली जॉब थी एज ए केमिकल इंजीनियर एक HPL कंपनी है दिल्ली के पास, वहाँ थी। और उसमें जब मैं काम कर रहा था तो अरुणा और मैं फरीदाबाद में रहते थे। दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड टू गो टू कनाडा। ओके जी। तो वहाँ जाके आपने नौकरी की, बिजनेस किया, राजनीति में कब आए? तो जब मैं कनाडा पहुंचा तो जैसे हम हमेशा मैं ये कहता हूं कि जब भी कोई एक पौधा भी लें आप, उसको अगर एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं तो वो एक पीला पड़ता ही है, उसके पत्ते जो हैं गिरते ही हैं बिफोर इट स्टार्ट्स टू गेट वर्किंग अगेन एंड बिकमिंग बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे मैं जो जॉब करता था उसमें मेरे पास अबाउट 11 लोगों की टीम थी। और जब मैं कनाडा गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप जाते हो कहीं नई जगह पे तो वो मांगते हैं आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस जी। और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है जी। और अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलती है। तो आई स्टार्टेड माई लाइफ, मेरी जो पहली जॉब थी वो एज ए लैब टेक्नीशियन थी। जी। बिल्कुल बॉटम से कह लीजिए मैंने शुरुआत की दोबारा से। जी। सो उसके बाद मेरे एक जो प्लांट मैनेजर थे, जनरल मैनेजर थे पॉल कुज़मेंको, वो यूक्रेनियन थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भी अगर आप पढ़ाई करते हो तो वी विल हेल्प यू टू ग्रो। तो मैंने वहाँ एक शेरिडन कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आई बिकेम क्वालिटी टेक्नीशियन। तीसरे साल में क्वालिटी इंजीनियर बना, चौथे साल में क्वालिटी मैनेजर बना। तो द जर्नी वाज टफ बट एट द सेम टाइम इट बिकेम वेरी इजी। जब मैंने वो पढ़ाई करने के बाद उसका जो बेनिफिट मिला, 4 साल में मैं क्वालिटी मैनेजर बन गया था। जी। राजनीति में कैसे आना हुआ? देखिए, आप कोई भी काम करते हैं उसमें बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक्सटर्नैलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। मेरी जो वाइफ हैं वो एक राजनीतिक परिवार से हैं, उनका मेरे जो फादर इन लॉ थे उनको राजनीति का बहुत शौक़ था। तो कहीं एक हिस्सा वो रहा। इसके अलावा जो मेरे फादर थे, मेरे पिताजी थे, उनको कम्युनिटी सर्विस का बहुत शौक़ था। वो हमेशा कहा करते थे कि अगर आपको बाहर कोई खड़ा दिखा और वो ठिठुर रहा है ठंड से, तो आप उससे ये नहीं पूछते कि आपको मदद चाहिए जी। आप उसके ऊपर कंबल देते हैं, एज लॉन्ग एज आपके पास कंबल है। जी। तो कहने का उनका मतलब था कि
if you see somebody in a pain, rather than he ask you for help, you help them before they ask you. वो जो है, ये जो दोनों चीज़ें जो एक तरह से मान लीजिए इकट्ठी हो गई, तो उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला. मेरे पिताजी जो थे, उनके जब मेरे दादाजी की डेथ हुई तो उस समय उनको कैंसर था. तो हमारे हिंदू जो रिलीजन में जो डेड बॉडी होती है, डिजीज्ड होते हैं, उनको नहलाते हैं. और उस समय बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि उनकी शरीर जो है वो मेरे दादाजी का वो टूट रहा था. तो बड़ा मुश्किल था किसी परिवार वालों को आके उनको दुलाना. तो मुझे मेरे पिताजी बताते, आई वॉज नॉट देयर, मैं तो, मेरा जन्म बाद में हुआ है. तो उन्होंने जब दादाजी को नहलाया तो उनको एक अंदर से अजीब सी संतुष्टि मिली. उनको लगा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड अच्छा, जैसे मतलब आप कहते हैं ना जैसे परम शांति मिलती है. तो उनके मन में वो बैठ गई. तो उसके बाद उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि हमारे परिवार के हैं या बाहर वाले हैं, पड़ोसी हैं, जान पहचान वाले हैं. एज लॉन्ग एज देयर इज समबडी ही नोज दैट कि उनके किसी के घर में डेथ हुई है और उनको मदद की ज़रूरत नहीं भी हुई, उनको ज़रूरत करनी है, तो वो जाके वो शनान देते थे. तो इस तरीके से उनके जो मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई सॉ हिम डूइंग ऑल दीज थिंग्स. तो मुझे कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि उनसे एक बहुत सीख मिली कि जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो भले ज़रूरी नहीं कि आप मुझे वापस दो. हो सकता है कि मैंने कोई अच्छा काम किया, चाहे वो आपके लिए किया, पर जो तीसरा बंदा है हो सकता है उसके थ्रू मुझे मिले. लेकिन भारत में तो जैसे लोग जो राजनीति में आते हैं जी, वहाँ यहाँ भारत में ये चलन हो गया कि पैसा कमाना है तो राजनीति एक बिजनेस बन गया है. वहाँ सेवा है या बिजनेस है? वहाँ पॉलिटिशियन कितनी सेवा कर पाते हैं? देखिए, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है. मैं बायस्ड हूँ. मैं हो सकता है अगर आपको ये कहूँ तो आपको लगेगा कि उसमें मेरी अपनी एक बायसनेस होगी. आई थिंक मुझे ये लगता है कि चाहे कुछ भी कह लीजिए, हर आदमी प्रेरित जो होता है वो सेवा के लिए ही होता है, चाहे यहाँ होता है चाहे वहाँ होता है. हाँ, उस सेवा के साथ साथ कितना आप डाइवर्ट हो जाते हो, आप कितना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कितनी आपको पावर की या पैसे की जो चकाचौंध होती है, कई बार वो आपको दूसरे रास्ते पे ले जाती है. मैं यकीन से ये कहता हूँ कि मैं बार बार ये वाली बात कहता हूँ कि अगर आप ये आपका अगला प्रश्न होगा, मैं उसका अभी जवाब दे देता हूँ कि इस सिचुएशन में मैं नहीं मानता कि पॉलिटिशियंस बुरे होते हैं जी. मैं नहीं मानता पॉलिटिकल सिस्टम बुरा होता है. मैं मानता हूँ कुछ इंसान अच्छे नहीं होते हैं जी. तो उसका सिंपल सोल्यूशन है कि जो ताकत है, जो पावर है, वो हमेशा लोगों के पास होती है जी. वोट की ताकत, वोट की ताकत है, मीडिया की ताकत है, बोलने की ताकत है, कहने की ताकत है. हर पॉलिटिशियन ये चाहता है कि उसकी इज्जत हो. हर पॉलिटिशियन ये चाहता है कि जब वो पॉलिटिशियन नहीं रहे, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी भी एथलीट को भी देख लें, बढ़िया से बड़ा एथलीट देख लें, आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, सबसे कितनी ऊंचाई पे रहे, क्या आज वो खेलते हैं? नहीं खेलते हैं. कहने का मतलब है कि ऑल ऑफ अस आर लाइक अ परफॉर्मेंस एथलीट. हम एज सिविक सिटीजन शुरू होते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं, कुछ मिनिस्टर बनते हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, पर सच्चाई ये है कि वो कहीं ना कहीं जब अंत है वो एज ए सिविक सिटीजन ही होता है. सिविक सिटीजन होता है जी. तो कोई एक इट्स नॉट परमानेंट. तो हर आदमी चाहता है कि जब वो वापस सिविक सिटीजन बने, एक ऐसी लेगेसी क्रिएट करके जाए, कुछ ऐसा काम करके जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां उसकी जो है प्रशंसा कर सकें. आपकी वो फर्स्ट टाइम कब मतलब एंट्री हुई, पहली बार कब विधायक ने, सेकंड टाइम कब बने, वो थोड़ा बताओ जी. तो मैंने जो है 2005 में मेरी बेटी का बर्थ हुआ. तो जब मेरी बेटी का जन्म हुआ उस समय अगेन आई वेंट बैक टू द स्कूल. मैंने फुल टाइम MBA किया, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कनाडा, शूलिक स्कूल ऑफ बिजनेस में से. और उस समय जब मैं MBA कर रहा था तो हमारी एक रिक्वायरमेंट होती थी कि आपको, मैंने जो कोर्सेज लिए उसको बोलते थे सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन, मींस व्हेन यू डू गुड थिंग्स हैपन टू यू. तो उन कोर्सेज की एक रिक्वायरमेंट होती थी कि हमें कोई 2 रजिस्टर्ड चैरिटीज़ के डायरेक्टर बनना होता था. तो मैं जब डायरेक्टर बना तो एक
आप यकीन मानिए जो अच्छे काम करना होता है वो एक लत की तरह होते हैं, एक एडिक्शन की तरह होते हैं। आपको एक एडिक्शन पड़ जाती है। आप अच्छा काम करते हो, आपको लोग प्रेज़ करते हैं, जब आपको प्रेज़ करते हैं तो आपको लगता है यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ रहा है, और ज़्यादा करना, आप और अच्छा करना चाहते हो, आप और प्रेज़ लेना चाहते हो। तो आई बिकेम वन ऑफ दोज 2 डायरेक्टर्स। और वहीं पे मुझे मेरे एक डायरेक्टर होते थे, उनका नाम था भूषण सूद, जो एक्चुअली पंचकूला से हैं। तो भूषण सूद ने मेरे को कहा कि देखो अब तुम्हारे पास जॉब ही है, तुम्हारे पास फैमिली भी सेट हो गई है, पैसे भी ठीक ठाक हो गए हैं, तो व्हाई डोंट यू गिव बैक टू द कम्युनिटी। और उन्होंने मुझे एक बार इंट्रोड्यूस किया, एक वहाँ पे कैंडिडेट होते थे, वो मैंने कैंडिडेट ने, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था, आई वाज यंग बैक देन, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वुड यू बी एबल टू हेल्प। और माय वाइफ एंड आई बोथ सेड यस, वी डिसाइडेड टू हेल्प। और उस तरीके से एक बारी पार्टी में एंट्रेंस हुई। जब पार्टी में एंट्रेंस हुई तो 2017 में एक अपॉर्चुनिटी आई इलेक्शन लड़ने की। तो 2018 में मेरे पहले इलेक्शन थे, जिसको हमने जीता। और 2022 में वी वन द इलेक्शन अगेन। कौन सी सीट से हैं, किस एरिया से? जी, मेरी राइडिंग का नाम टोरंटो जो है शहर कनाडा का, उसके बिल्कुल साथ लगती हुई है, टोरंटो के बिल्कुल साथ लगती हुई राइडिंग, उसको हम मिसिसागा मॉल्टन कहते हैं। जो आपका टोरंटो का एयरपोर्ट है वो हमारी राइडिंग, हमारे हलके में, आप यहाँ हल्का कहते हैं उसको, वहाँ पे कंस्टिट्यूंसी या फिर राइडिंग कहते हैं। तो मिसिसागा मॉल्टन है और वो जो टोरंटो एयरपोर्ट है वो हमारी कंस्टिट्यूंसी में आता है। कनाडा में भारतीयों के लिए क्या अवसर हैं, किस तरह के? कनाडा में भारतीयों के लिए बहुत अच्छे अवसर हैं। स्पेशली अगर पिछले 4 साल की बात करें, हमारी जो गवर्नमेंट आई है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रीमियर डग फोर्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की है। एक समय था कि 3 लाख से ज़्यादा जॉब्स प्रोविंस को छोड़ के चली गई थी। आज के दिन 3,70,000 जॉब्स जो हैं खाली पड़ी हैं। तो आज के दिन ये हालात है कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उसकी वजह से बिजनेस अट्रैक्ट हुए हैं, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुई हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं। 3,70,000 जॉब खाली पड़ी हैं। जी, तो उनके लिए भारतीय उन 3,70,000 जॉब्स के लिए अप्लाई करें, किस तरह की स्किल्स वहाँ यहाँ इंडियंस को उसके लिए अपने आप में करनी पड़ेंगी? हमारे वहाँ पे जो मेन जो कंस्ट्रक्शन की जॉब्स हैं, स्किल ट्रेड की जॉब्स हैं, यहाँ जैसे सिविल इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, उनकी जॉब बहुत ज़्यादा है। वेल्डर, प्लम्बर, ITI, उनकी बहुत जॉब्स हैं। तो ट्रक ड्राइवर्स की बहुत जॉब्स हैं, नर्सिंग की बहुत जॉब्स हैं। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर वो इस फील्ड में है, स्किल ट्रेड कहते हैं उसको, जो स्किल ट्रेड के लोग हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ है। और वहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ, जो नॉर्मल जो है वेल्डर जो है 1 लाख के करीब डॉलर कमा लेता है। जी, तो ये पूरा प्रोसेस क्या रहता है भारतीय वहाँ एजेंटों के थ्रू, कैसे वर्क वीज़ा ऑफर होता है? थोड़ा ये लोग जानना चाहेंगे, अब उनका सवाल रहेगा। देखिए, बेस्ट तरीका ये है कि आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे जाएं, और वहाँ पे इतना डिटेल्ड है। जब मैंने भी अप्लाई किया था, मैंने डायरेक्टली ही अप्लाई किया था, तो वेबसाइट पे जाएं, एक फॉर्म है, वो फॉर्म भरें, और उसके बाद इंटरव्यू आती है। इंटरव्यू के बाद आपको इमिग्रेशन मिल जाती है। आप लास्ट में अपने दिल की बात कुछ कहना चाहें, इंडियन से कोई अपील करना चाहें? मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा करें, तो वो तभी पॉसिबल है कि जब वो हमें देखेंगे कि उनके पेरेंट्स अच्छा कर रहे हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो बीज लगाएं वो पौधा तंदुरुस्त हो, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आपसे विनती है, आप अपने अंदर की पावर को पहचानिए और उसको यूज़ करिए। जब आप जाके कम्युनिटी सर्विस करते हैं, जब आप गंद फैलाते हैं, तो आपके बच्चे गंद फैलाएंगे। जब आप गंद साफ़ करते हैं, तो आपके बच्चे भी गंद साफ़ करेंगे, वो भी एक सफाई करेंगे। जब आप रक्तदान करते हैं तो दूसरों को जीवन देते हैं। जब आप जीवन देंगे तो आपके बच्चे भी जीवन देंगे। जब आप अपने पेरेंट्स की केयर करते हैं तो आपके बच्चे आपकी केयर करेंगे। मेरा यही सिंपल रिक्वेस्ट है कि आप जो चाहते हैं अपने बच्चों से कि वो क्या करें, पहले आप करें। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आनंद। माय प्लेजर ऑलवेज। थैंक यू। नमस्कार।